गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। और लास्ट यूनिट है अनपेड सेलर। ऑलरेडी वी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनपेड सेलर। अगर आपने होल प्राइस पेड नहीं कर रखा है बायर ने तो द सेलर इज टर्म्ड एज अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर जो है इट इज फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड, नॉट फॉर अदर एक्सपेंसेस। इफ सर्विस पार्ट के जो एक्सपेंसेस हैं वो अनपेड हैं बायर की तरफ से तो सेलर इज नॉट टर्म्ड एज अनपेड सेलर। और इवन ए सिंगल रुपी इज स्टिल इफ स्टिल पेंडिंग, सेलर इज टर्म्ड एज अनपेड सेलर। उससे फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि जो अनपेड सेलर है उसके जो राइट्स हैं इस बात से प्रभाव नहीं पड़ता है कि उसका 1 रुपया बकाया है या ज्यादा रुपया बकाया है। जहां तक राइट्स ऑफ अनपेड सेलर की बात है उसे भी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ब्रॉडली वी कैन डिवाइड अंडर 2 कैटेगरीज, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। तो राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली में तो बहुत ज्यादा व्याख्या की जरूरत थी नहीं, एक्सप्लेनेशन की जरूरत थी नहीं कि क्या कर सकता है सेलर। स्यू फॉर द प्राइस, स्यू फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जिसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, स्यू फॉर इंटरेस्ट, स्यू फॉर डैमेज फॉर नॉन परफॉर्मेंस। तो बहुत लॉजिकल से अधिकार हैं। अगर आप थोड़ा सा भी माइंड लगाएं तो आपको खुद भी समझ में आ जाएगा कि नॉर्मली क्या क्या दिक्कतें, क्या क्या नुकसान सेलर को झेलने पड़ सकते हैं। तो उन सब चीजों के लिए वो स्यू कर सकता है। जहां तक सवाल है अगेंस्ट द गुड्स, तो अगेंस्ट द गुड्स वी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 राइट, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल। तो राइट ऑफ लीन वी हैव कंप्लीट, और किन किन सर्कमस्टांसेस में राइट ऑफ लीन है तो वो तो जब भी आप अनपेड सेलर होंगे तो राइट ऑफ लीन होगा। लेकिन व्हाट सर्कमस्टांसेस इन विच राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट, वो चीज इंपॉर्टेंट होती है कि वो कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे राइट ऑफ लीन फिनिश हो जाता है। तो वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। टोटल 5 क्षेत्र हैं, वो 5 पॉइंट हैं जहां पर राइट ऑफ लीन लॉस्ट हो जाता है। नाउ द टर्न इज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। इसे बहुत अच्छी तरह समझिएगा, इसकी व्याख्या को, इसकी एक्सप्लेनेशन को। राइट ऑफ लीन का पर्पज क्या था? टू रिटेन द गुड्स। इज इट क्लियर? टू रिटेन द गुड्स। अगर गुड्स आर स्टिल इन पोजेशन ऑफ द सेलर और एजेंट ऑफ द सेलर, देन सेलर कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लीन। बट इफ द पोजेशन ऑफ द गुड्स नॉट विद इन द हैंड्स ऑफ द सेलर और एजेंट, तो सेलर हैज नो राइट ऑफ लीन। राइट ऑफ लीन के लिए जरूरी है कि गुड्स का पोजेशन स्टिल अभी भी किसके पास होना चाहिए? सेलर या उसके एजेंट के पास होना चाहिए। अगर बायर या बायर के एजेंट के पास चला गया है तो राइट ऑफ लीन नहीं है। जहां पर राइट ऑफ लीन फिनिश होता है वहीं से राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट स्टार्ट होता है। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एंड टू रीगेन द पोजेशन बैक। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का तात्पर्य ये है कि आप रीगेन कर पाए, यानी कि एक बार पोजेशन आपके पास से फिसल गया है लेकिन अभी इतना भी नहीं फिसला है कि आप उसे रीगेन ना कर पाए। ठीक है, तो कुछ स्थितियां हैं, ये कंडीशंस हैं जहां पर आप राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है रास्ते में, यानी कि गुड्स अभी तक बायर या बायर के एजेंट के पास नहीं पहुंचा है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। अगर एक बार गुड्स बायर के पोजीशन में आ जाए, कंट्रोल में आ जाए, या उसके एजेंट के कंट्रोल में आ जाए, तो ना तो आपके पास राइट ऑफ लीन है। राइट ऑफ लीन तो रहता ही तब तक है जब तक गुड्स आर इन द पोजीशन ऑफ द सेलर या हिज एजेंट। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट स्टार्ट तब से होता है जब गुड्स का पोजीशन फिसल कर किसी और के हाथ में आ जाता है। और किसी और के हाथ का मतलब क्या है? कोई मीडिएटर है, कोई ट्रांसपोर्टर है, कोई कोरियर सर्विस वाला है जो कि ना सेलर का एजेंट हो,
क्योंकि अगर वो क्वेश्चन में इस तरह का इशारा दिया जा रहा है कि जो कोरियर सर्विस वाला है, जो ट्रांसपोर्टर है, वो सेलर का एजेंट है, तो आपसे अगर पूछा जाए कि राइट ऑफ लीन है या राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है, तो आप कहेंगे कि राइट ऑफ लीन है। इट क्लियर? अगर वो बायर का एजेंट है, बायर ने ट्रांसपोर्टर बुक किया है और वो अपने एजेंट के रूप में उसका सेवाएं ले रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राइट ऑफ लीन है, राइट ऑफ स्टॉपेज है, तो ना तो राइट ऑफ लीन है, ना ही राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है। राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट तभी रहता है जब गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। इट इज क्लियर? तो सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है, बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। जबकि राइट ऑफ लीन के लिए ये कोई शर्त नहीं थी कि बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। हो सकता है वो इंसॉल्वेंट ना भी हो, लेकिन स्टिल बायर इज डिनाइंग टू पे द प्राइस, तो यू आर टर्म्ड एज अनपेड। अनपेड सेलर की कंडीशन सिर्फ इतनी है कि बायर इज डिनाइंग टू पे द प्राइस, चाहे वो सोलवेंट होके मना कर रहा हो, चाहे वो इंसॉल्वेंट होके मना कर रहा हो। इंसॉल्वेंट होके तो ऑटोमेटिकली मना हो ही जाता है कि पूरा प्राइस दे ही नहीं पाता बायर। इट इज क्लियर? लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंसॉल्वेंट नहीं है, सॉल्वेंट है, तो क्या सेलर कभी भी अनपेड नहीं होता? क्या होता है अगर बायर रिफ्यूजिंग टू पे द प्राइस। इट इज क्लियर? लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट तभी इस्तेमाल हो सकता है कि बायर बिकम द इंसॉल्वेंट। अगर बायर इंसॉल्वेंट नहीं है, सोलवेंट है, एंड स्टिल ही इज रिफ्यूजिंग टू पे द प्राइस, लेकिन गुड्स आर इन ट्रांजिट, तो सेलर कैन नॉट ऑप्ट, दिस इज राइट, सेलर कैन ऑप्ट टू स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट ओनली व्हेन बायर बिकम द इंसॉल्वेंट, गुड्स आर इन ट्रांजिट। अब बात यह आती है कि इन ट्रांजिट क्या है, क्योंकि इन ट्रांजिट का भी यहां पर जो मतलब दिया गया है वो लीक से हटके है, रास्ते में गुड्स है। ठीक है, अभी उसको भी मैं व्याख्या करता हूं, पहले दो लाइन ये पढ़ लेते हैं हम। तो राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट की हम बात करें, द राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट मीन्स द राइट टू स्टॉपिंग द गुड्स while they are in transit to regain possession and to retain them till the full price is paid। यानी कि राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट का मतलब ये होता है कि पोजेशन को रीगेन करना और उसे अपने पास रखना जब तक कि फुल प्राइस का पेमेंट ना हो जाए। कंडीशन अंडर विच राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैन बी एक्सरसाइज, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट को एक्सरसाइज किया जा सकता है? पहली कंडीशन, द सेलर मस्ट हैव पार्टेड विद पोजेशन ऑफ द गुड्स। पार्टेड विद का मतलब क्या होता है कि उसने किसी को गुड्स का पोजेशन दे दिया हो। बिकॉज अगर सेलर ने गुड्स का पोजेशन अभी तक किसी को नहीं दिया है और आपसे पूछा जाए कि व्हाट राइट द सेलर कैन एक्सरसाइज, तो आंसर आएगा राइट ऑफ लीन। ठीक है, लेकिन पोजेशन ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि बाहर तक पहुंच गया है। ये यहां पर बात नहीं लिखी हुई है, ये जब मैं सर्कमस्टांसेस इन विच सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट पढ़ाऊंगा, माई वाली बात लिखी हुई है। तो आपको एज ए होल समझना है कि ये कह रहे हैं कि सेलर ने पार्ट विद कर दिया हो पोजेशन ऑफ द गुड्स, लेकिन पार्ट विद का मतलब है एक तरह से ट्रांसफर कर दिया हो, है ना। हम इसे सिंपल भाषा में ये भी कह सकते हैं, द सेलर मस्ट हैव ट्रांसफर्ड द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो पार्ट विद का इस्तेमाल ना करके हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर। क्या कह सकते हैं? ट्रांसफर, जो आपके समझ में आ जाएगा। लेकिन आपको समझने दोनों ही है, क्योंकि मैं बार बार रिपीट कर चुका हूं कि आंसर किस भाषा में लिखेंगे, इट्स योर राइट, इट्स योर चॉइस, बट क्वेश्चन किस भाषा में पूछा जाएगा, इट्स नॉट योर चॉइस। तो जो दिक्कत आती है कि सर हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, वो होती ही तब है जब आपके एक्सपर्टाइज लैंग्वेज के ऊपर आप नहीं होते हैं। दैट इज द गुड्स मस्ट नॉट बी इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, द गुड्स मस्ट बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट, यानी कि गुड्स जो है ट्रांजिट के दौरान होना चाहिए। तो व्हाट इज द कोर्स ऑफ ट्रांजिट मैं एक्सप्लेन करूंगा। द बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट, बायर इंसॉल्वेंट हो जाना चाहिए। नाउ सबसे पहले मैं ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट की बात करूंगा।
कि ट्रांजिट क्या है, तो अगर आप चेक करेंगे तो सबसे नीचे ये लिखा हुआ है ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक है। मेरी तरफ देखिए कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट। ट्रांजिट कब स्टार्ट होती है टेक्निकली एंड कब खत्म होती है, क्योंकि इफ सेलर जो है दिल्ली का है और बायर इंदौर का है, बायर गुड्स परचेज करता है सेलर से और सेलर बायर तक डिलीवरी देने को प्रॉमिस करता है। किस तरीके से डिलीवरी दी जाती होगी, कल भी मैंने डॉक्यूमेंट और टाइटल के केस में समझाया था कि डिलीवरी सेलर जो है अपने बंदों को भेजेगा, एक ट्रांसपोर्टर को गुड्स बुक कराएगा। हम एक नाम ले लेते हैं और जनरली ऐसे ही नाम चलते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में भी, दिल्ली इंदौर ट्रांसपोर्ट कंपनी। तो ये पता लग रहा है कि दिल्ली से इंदौर जा रहा है, तो उसने दिल्ली इंदौर ट्रांसपोर्ट कंपनी में गुड्स को बुक कराया, गुड्स हैंड ओवर हो गया ट्रांसपोर्टर को। क्या लगता है आपको कि ट्रांसपोर्टर जैसे ही गुड्स आएगा एकदम ट्रक को चला देगा? पूरे लॉरी का सामान आपने बुक कराया हो ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो ट्रांसपोर्टर तो क्या है, आप इस तरह समझिए एक सवारी बस होती है जिसमें यात्री पैसेंजर ट्रेवल करते हैं। अब आप बैठे एकदम ही बस रन कर जाए, अरे वो इंतजार करती है कि एक सफिशिएंट नंबर, एक रीजनेबल नंबर आ जाए। समझ आ रही बात? आपके बैठने के बाद हो सकता है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वो अपने डेस्टिनेशन पर ही खड़ी रहे, ओरिजिनेशन पॉइंट पर ही खड़ी रहे। तो लॉरी के केस में तो 2-2 3-3 दिन 5-5 दिन भी हो जाते हैं। समझ में आ रही है बात आपकी? जब तक उसके बाद पूरी बुकिंग नहीं आएगी कि उसका खर्चा निकल पाए तो वो लॉरी को नहीं चलाएगा। लेकिन कानूनन क्या है कि ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट विल स्टार्ट, समझिएगा बात को, ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट विल स्टार्ट व्हेन सेलर हैंडेड ओवर द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर, व्हेन सेलर गिव्स पोजेशन ऑफ द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर। चाहे अभी तक जो लॉरी है वो स्टार्ट भी ना हुई हो, वो वहीं पे खड़ी हुई है, लॉरी में हो सकता है गुड्स लोड भी ना हुआ हो, अभी तो आपने केवल ट्रांसपोर्टर को क्या किया, डिलीवरी दी है। वो लोड तो एक साथ करवा लेगा, वो देखेगा कि कौन से स्पेस में क्या गुड्स आना चाहिए, कौन सा बंडल आना चाहिए, जिससे मैक्सिमम सामान एक चक्कर में उसका चला जाए। ऐसे ही तो होता है। अब चलिए वो दिन भी आ गया, तो ये तो ट्रांजिट स्टार्ट हो गई। समझ में आ रही बात आपके? ट्रांजिट खत्म कब होगी? ट्रांजिट खत्म होती है जब वो जो लॉरी है वो इंदौर पहुंच जाएगी और जो दिल्ली इंदौर ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो बायर को सूचना देगी कि आपका सामान आ गया, आप छुड़ा लीजिए, और बायर उस गुड्स को छुड़ा लेगा। अगर गुड्स पहुंच गया है लेकिन अभी तक बायर ने छुड़ाया नहीं है तो ट्रांजिट खत्म नहीं हुई है। क्यों ये पहचानना जरूरी है? ये पहचानना इसलिए जरूरी है कि राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट सेलर एक्सरसाइज कर सकता है इफ द गुड्स आर स्टिल इन ट्रांजिट। तो जब तक आपको यही क्लैरिफाई नहीं होगा कि ट्रांजिट है अभी या नहीं है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि राइट बनता है सेलर का या नहीं बनता। इज इट क्लियर? तो ड्यूरेशन ऑफ ट्रांजिट, गुड्स आर डीम्ड टू बी इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट फ्रॉम द टाइम when they are delivered to a carrier or other bailiff for the purpose of transmission of the buyer until the buyer or his agent in their behalf take delivery of them from carrier or other bailiff. Is it clear? नोट के अंदर मैंने ये स्पष्ट किया है कि कैरियर का मतलब क्या है? यहाँ पे जो मीडिएटर है, जो सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है, तो वो गुड्स को एक इंडिपेंडेंट पर्सन की कैपेसिटी में होल्ड करेगा एंड नॉट इन द कैपेसिटी ऑफ द एजेंट फॉर सेलर और बायर। वो सेलर और बायर के एजेंट के रूप में कार्य नहीं करेगा। इफ कैरियर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर, देन सेलर
हैज ए राइट ऑफ लीन, नॉट स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। अगर एजेंट है कैरियर तो सेलर के पास स्टिल राइट क्या है, राइट ऑफ लीन, और उसमें बायर का इंसॉल्वेंट होना भी जरूरी नहीं है, वहां पर यह भी जरूरी नहीं है कि कोर्स ऑफ ट्रांजिट में हो। समझ आ रही बात? बट इफ कैरियर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, तो सेलर हैज नो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, बिकॉज डिलीवरी टू द एजेंट ऑफ द बायर बी ट्रीटेड एज ए डिलीवरी टू द बायर। यानी कि अगर बायर के एजेंट को आपने डिलीवरी दे दी तो यह माना जाता है कि वो बायर को ही डिलीवरी मिल चुकी है। इज इट क्लियर बेटा? इट्स ऑल क्लियर? वो डेप्थ में आपको समझा रहा हूं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अगर आप एक क्लास ले लें तो केस स्टडी किसी भी लेवल की आ जाए तो आप केस स्टडी को ना आइडेंटिफाई कर पाए। और हर क्लास के साथ जो मैं पास्ट ईयर करा रहा हूं उसमें यह भी बता रहा हूं मैं आपको कि किस तरह की आपको लैंग्वेज यूज करनी है, क्योंकि मेनी टाइम्स हमें पता ही नहीं होता। हम एग्जाम्पल से भर के आते हैं, उन्हें एग्जाम्पल नहीं चाहिए, एग्जाम्पल तो वो खुद बना लेंगे। लैंग्वेज के ऊपर एक्सपर्टाइजेशन चाहिए। एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हम आपको समझाने के लिए एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन मेन जो है वो लैंग्वेज है, इसलिए मैं एक एक लाइन एक एक वर्ड को पढ़ा रहा हूं। क्लियर है? अदरवाइज चार्ट तो बने हुए हैं, मैं इनके और भी चार्ट आपको फ्लो चार्ट बना सकता था और आपको लगता कि हाँ चीज समझ में आ गई, जबकि वो केस स्टडी आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएंगे खाली चार्टों के माध्यम से, जब तक कि आपने एक एक लाइन एक एक करेक्टर एक एक वर्ड अच्छी तरह से स्टडी नहीं किया हुआ। सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट ऑफ स्टॉपेज इज लॉस्ट। कौन से सर्कमस्टांसेस है जहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट खत्म हो जाता है? देखिए कुछ तो सर्कमस्टांसेस मिलते जुलते हैं जहां पर राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है। लास्ट के दो अगर आप ध्यान दें कि व्हेन बायर डिस्पोजेस ऑफ द गुड्स, किस तरीके से, बाय वे ऑफ सेल और इन एनी अदर मैनर विद द कंसेंट ऑफ द सेलर, तो राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट, तो यहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज लॉस्ट। व्हेन डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल से भी अगर आपने बायर ने गुड्स सेल कर दिया है तो वहां पे राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट, यहां पे राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इज लॉस्ट। समझ आ रही है बात आपके? तो लास्ट के दो देखिएगा, वेयर द सब सेल और अदर disposition by the buyer has been done with the seller consent, or where a document or title to the goods had been issued or lawfully transferred to any person as buyer, and that person transfer the document by way of sale to a person who takes the document in good faith and for consideration। ये तो दो ही हैं। ऊपर के जो चार हैं, ऊपर के जो चार हैं उसमें अगर आप बच्चे याद करते हैं बिना अंडरस्टैंड किए हुए, मैंने जब एक कंडीशन बता दी कि राइट ऑफ स्टॉपेज तभी है जब गुड्स बायर तक ना पहुंचा हो, यानी कि अगर परिस्थितियां ऐसी पैदा कर दी जाएं कि जहां बायर या बायर के एजेंट तक गुड्स पहुंच जाए तो क्या राइट ऑफ स्टॉपेज होगा आपके पास? तो इसका मतलब है वो लॉस्ट ही तो होगा। तो आप पढ़ना शुरू कीजिए। पहला केस जहां पर राइट ऑफ स्टॉपेज लॉस्ट है, इफ द बायर और इज एजेंट इन दैट बिहाफ obtain delivery of the goods before their arrival at the appointed destination। अगर बायर या उसका एजेंट डिलीवरी ले ले, चाहे गुड्स डेस्टिनेशन पर पहुंचा हो या ना पहुंचा हो, लेकिन अगर डिलीवरी ले ली किसी भी तरीके से तो डिलीवरी गोज टू द बायर, तो इट मीन राइट ऑफ स्टॉपेज कैन नॉट बी एक्सरसाइज बाय द सेलर। इंदौर पहुंचना था गुड्स, लेकिन इंदौर से पहले ही कोई एक शहर पड़ता है, बायर ने आके उस शहर में डिलीवरी ले ली क्योंकि उसे लग रहा है कि अभी 2 दिन और लगेंगे इंदौर पहुंचने में, तो डिलीवरी ले ली तो ले ली। अब सेलर कैन नॉट एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, क्योंकि टेक्निकली ट्रांजिट खत्म हो गई है। ट्रांजिट कब तक चलती है? जब तक वो डिलीवरी ना ले ली जाए। ये तो लिखा हुआ ही नहीं है ना कि डिलीवरी डेस्टिनेशन पर ही लेनी है, उससे पहले भी तो डिलीवरी ली जा सकती है, तो भी ट्रांजिट खत्म। तो इसमें देखा जाए कोई नई समस्या, नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, तो बच्चे सिर्फ रखते हैं और फिर वो पेपर तक वो भूल जाते हैं। क्लियर? सेकंड केस देखिएगा,
मेनी टाइम्स क्या होता है, जैसे कल भी मैंने बताया था कि बॉम्बे वाला एग्जाम्पल लिया था, बॉम्बे गुड्स पहुंच गया, या अब चलिए इंदौर वाले ले लेते हैं, इंदौर गुड्स पहुंच गया। अब इंदौर वाले बायर को उसे सील करना है दोबारा से कहीं, तो पहले वो अनलोड कराए, फिर दोबारा से अपने आदमी भेजे लोड कराने के लिए, तो अननेसेसरली ये वेस्टेज ही है लेबर की, अननेसेसरली ये वेस्टेज है पैसे की। तो अगर जो इंदौर वाला बायर है उसके पास रेडी बायर खड़ा है, आप छुड़ाओगे कब गुड्स को? जब आपके पास रेडी बायर नहीं है, जब आप गोदाम में रखने के लिए करते हो। लेकिन अगर आपको पता है यही गुड्स तो मेरा बिक चुका है, मेरे पास तो रेडी बायर है, तो आप क्या करोगे? सपोज कीजिए वो इंदौर का नहीं है बायर, वो मुंबई का है, आगे वो जाना है, दिल्ली से पहले इंदौर सेल हुआ, अब फिर इंदौर से कहां जाना है? मुंबई जाना है। तो इंदौर वाला बायर उसी ट्रांसपोर्ट कंपनी को कहेगा, क्योंकि उसके ट्रक जो है मुंबई तक भी जाते हैं, कि आप अब इसे मुंबई पहुंचाइए। तो क्या इंदौर वाले बायर ने कुछ छुड़ा लिया? लेकिन ये माना जाएगा कि वो छुड़ा लिया, क्योंकि अब जो ट्रांसपोर्टर है वो बायर के भी आप पे काम कर रहा है। जो पुराना वाला बायर था वो सेलर बन चुका है, लेकिन उसे उस तरह से लेके बेसिकली वो छुड़ाने के इक्वली तो है। छुड़ाने का मतलब थोड़ी कि मैं एग्जैक्टली अपने बजट से मिलूं, ले तो लिया मैंने, मैं कह रहा हूं कि मैंने ले लिया बजट से, वापिस से मुंबई ट्रांसफर कर दीजिए। तो सेकंड केस देखिएगा, इफ आफ्टर द अराइवल ऑफ द गुड्स एट द अपॉइंटेड डेस्टिनेशन द कैरियर और अदर वेली एक्नोलेजेस टू द बायर और एजेंट that he hold the goods on his behalf and continues in possession of them as a bailee for the buyer or his agent, even if a further destination for the goods may have been indicated by the buyer. थर्ड केस देखिए, जो कैरियर है, ट्रांसपोर्टर है, इंदौर पहुंच गया, बायर अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहा है और गुड्स का पोजीशन चाह रहा है, लेकिन कैरियर या ट्रांसपोर्टर जो है इलीगल तरीके से, रॉन्गफुल्ली मैनर में गुड्स का पोजीशन देने से आनाकानी कर रहा है बायर को, तो बायर की कोई गलती है क्या? बायर ने तो मांगा था, और इसी दौरान पता लगे कि बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है, तो सेलर को पता लगा, सेलर कह रहा है कि मैं तो राइट ऑफ स्टॉपेज है। अगर ट्रांसपोर्टर डिलीवरी दे चुका होता तो क्या राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट होता सेलर के पास? क्या राइट ऑफ स्टॉपेज होता? लेकिन कैरियर के गलत मना करने से यह समस्या पैदा हो रही है। तो लोग कहता है कि एक की गलती का फायदा दूसरे को नहीं उठाने दिया जाएगा। अगर कैरियर या ट्रांसपोर्टर रॉन्गफुली रिफ्यूज कर रहा है, गलत तरीके से डिलीवरी देने से बायर को मना कर रहा है, तो भी सेलर के बाद राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट नहीं होगा। तो वेयर the carrier or other bailee wrongfully refuses to deliver the goods to the buyer or his agent in that behalf. फोर्थ केस सिंपल सा है, अगर कुछ गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है, कुछ की नहीं हुई है, तो जिन गुड्स की डिलीवरी हो चुकी है वो नहीं स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट किए जाएंगे, लेकिन जो पार्ट बच गया है वो रोके जा सकते हैं। Where part delivery of the goods has been made to the buyer or his agent in that behalf, the remainder यानी बैलेंस of the goods may be stopped in transit. क्लियर है चीज? हाउ टू एक्सरसाइज राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, नेक्स्ट पेज पर किस तरीके से राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट यू कैन एक्सरसाइज। इसमें क्या है कि आपको एक की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। राइट ऑफ लीन में सेलर को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि गुड्स उसी के पास है, वो रोक लेगा। यहां पे क्या है कि जो ट्रांसपोर्टर है उसे सूचना देगा वो कि देखिए मेरा बायर जो है इंसॉल्वेंट हो गया है और मैं राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट को यूज करना चाह रहा हूं। ट्रांसपोर्टर अपने एक्चुअल पोजेसर को सूचना देगा। एक्चुअल पोजेसर का मतलब है जो ट्रक का ड्राइवर होगा, उसे सूचना देगा कि ये माल है, ये पेटी नंबर है, इस गुड्स को डिलीवर मत कीजिएगा। ये रेट क्लियर है? और आजकल क्योंकि मोबाइल फोन की सुविधा है, सभी के पास मोबाइल भी है, तो जो सेलर है सीधे ड्राइवर को भी सूचना दे सकता है। क्लियर?
उस केस में इतना समय जरूर देना पड़ेगा, मतलब ये बहुत पुराने लो है इसलिए लिखा हुआ है कि इतना समय जरूर देना पड़ेगा। अदरवाइज आजकल तो फोन है, तो फोन से 1 सेकंड के अंदर सूचना आ जाएगी। जब 1 सेकंड के अंदर सूचना आ जाएगी, या तो वो बता देगा मैं डिलीवरी दे चुका हूं या नहीं डिलीवरी नहीं दे चुका हूं। लेकिन पहले ऐसी समस्या आती थी कि आपने सूचना भिजवाई, उस समय तक तो डिलीवरी नहीं गई थी, लेकिन जो कैरियर है, जब कैरियर ने ट्रांसपोर्टर को सूचना भिजवाई, उस दौरान कैरियर जो है वो जो ड्राइवर है वो डिलीवरी दे चुका है। तो तुम ये नहीं कह सकते हो कि जी मैंने तो सूचना दे दी थी तुम्हें, क्योंकि इतना समय देना पड़ेगा कि जिससे वो सूचना आगे तक पहुंच सके। लेकिन अब आजकल के माहौल में ये चीज का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लैंग्वेज जब आप लिखोगे तो लिखना पड़ेगा। द अनपेड सेलर may exercise his right of stoppage in transit in any one of the following two ways: by taking actual possession of the goods, or by giving notice of his claim to the carrier or other bailey who possesses the goods. Such notice may be given either to the person in actual possession, इसका मतलब क्या है कि जो ड्राइवर है, और his principal, principal का मतलब है उसका मालिक है। डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। जब दो टर्मिनोलॉजी आप अच्छी तरीके से आप समझ चुके हैं, मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूं अलग अलग मैटर के ऊपर, कि डिफरेंस में कभी भी ये नहीं सोचता कि याद करना है। आप केवल मीनिंग समझिए दो वर्ड का, और आपको जिस आधार पर भी अंतर लगे वही उसके डिफरेंस वाले पॉइंट हो जाएंगे। सबसे पहले तो राइट ऑफ लीन में पोजेशन किसके पास होता है? सेलर के पास होता है, और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट में सेलर के पास नहीं होता है। इसे सही कर लीजिए, एक दो चीजें गड़बड़ है यहां पर। पोजेशन ऑफ द गुड्स, राइट ऑफ लीन में द गुड्स मस्ट बी इन एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सेलर। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में द गुड्स मस्ट नॉट बी, नोट लगा दीजिएगा, नॉट बी इन द पोजेशन ऑफ सेलर। क्लियर? सोल्वेंसी, राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज करने के लिए क्या इंसॉल्वेंट होना जरूरी होता है? नहीं। लेकिन राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट इस्तेमाल करने के लिए बायर मस्ट हैव बिकम इंसॉल्वेंट। एंड वर्सेस कमेंसमेंट, इसमें क्या होता है, राइट ऑफ लीन जहां पर खत्म होता है उसी पॉइंट पर राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुरू होता है। राइट ऑफ लीन खत्म कहां होता है? व्हेन सेलर पार्ट विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, यानी कि जैसे ही वो ट्रांसफर करता है गुड्स का पोजेशन तो राइट ऑफ लीन खत्म होता है, लेकिन जैसे ही वो पार्ट विद करता है वैसे ही राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट शुरू भी हो जाता है। पर्पज, वहां पर रिटेन का पर्पज है और वहां पर रीगेन का पर्पज है। मोड ऑफ एक्सरसाइजिंग द राइट, राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज बाय हिमसेल्फ, किसी की जरूरत नहीं पड़ती, और वहां पर थ्रू द कैरियर और अदर बेली। अदर कैरियर का मतलब होता है जो ट्रांसपोर्टर है, अदर बेली का मतलब है जो ड्राइवर वगैरह है। बेली मैंने पहले भी समझाया था, वैसे तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आप पढ़ ही लोगे कि जब भी मालिक कोई और होता है और पोजेशन किसी और के पास होता है तो द पोजेसर हु पोजेसेस द गुड्स इज कॉल्ड द बेली। जो पोजेसर है जिसके पास रियल पोजेशन में है गुड्स, ऑल्दो ही और सी इज नॉट द ओनर, दो देन पोजेसर इज कॉल्ड द बेली। Effect of subsale or pledge by the buyer on right of lien or stoppage in transit। पहले तो इस हेडिंग का मतलब समझिए, तभी हमें समझ भी आएगी बात ये। अभी हम दो राइट पढ़ के आए हैं, राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर सब सेल कर दिया जाए बायर के द्वारा तो क्या सेलर के राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट पर प्रभाव पड़ता है? जल्दी से बताइएगा अनुकृति। अगर बायर के द्वारा रीसेल कर दिया जाए तो क्या सेलर का, बायर के रीसेल करने से क्या ओरिजिनल सेलर का राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट के ऊपर कोई प्रभाव पड़ता है? मतलब नहीं रहता। हमने पढ़ा भी है, राइट ऑफ सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट ऑफ लीन इज लॉस्ट, सर्कमस्टांसेस अंडर विच राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, ये पढ़ा है ना हमने। तो इसका मतलब है नहीं रहता। लेकिन आपको ऐसा नहीं लिखना, हमें लिखना है बाय वे ऑफ सब सेल राइट ऑफ लीन
और राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स ट्रांजिट इज नॉट अफेक्टेड। तो फिर वहां क्या पड़ गया है, बट इन द इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड, एक्सेप्शन है। वहां पर हम ये पढ़ के आए हैं कि इफ सब सेल इज इफेक्टेड विद द कंसेंट ऑफ द सेलर। मैंने अपने लैंग्वेज में कहा ये कहा कि सेलर के कंसेंट से हुआ था, मैं तो कहा कि क्या बायर के सब सेल करने से, प्लेज करने से राइट ऑफ लीन खत्म हो जाता है? तो नॉर्मली नो, ऑटोमेटिक खत्म नहीं होता जब तक कि वो दो कंडीशन में ना हो। अब वो दो कंडीशन क्या है, या तो कंसेंट से हो या डॉक्यूमेंट और टाइटल के माध्यम से हो। तो बातें समझ में आ गई आपको? तो वो जो पढ़ा वो भी ठीक था, और यहां जिस तरीके से पढ़ना है वो भी ठीक है। The unpaid seller's right of lien or stoppage in transit is not affected by any sale or other disposition of the good by the buyer। अगर आपसे पूछा जाए तो आपको दोनों ही बातें लिखनी है कि नॉट अफेक्टेड बट इन द फॉलोइंग केसेस। उसका कारण ये होता है कि देखिए आप जो सोच रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जामिनर किस मूड से बैठा हुआ है। हो सकता है कि वो ये एजम्पशन लेके बैठा हुआ हो कि यार सब सेल विद द कंसेंट ऑफ द सेलर हुई थी, तो अगर हुई थी तो राइट ऑफ लीन अफेक्टेड होगा। लेकिन आप ये मान के लिख रहे हैं शुरुआत में कि सब सेल में कंसेंट नहीं ली गई थी, तो इसका मतलब आप ये लिखेंगे कि अनपेड सेलर का राइट अफेक्टेड नहीं होगा। समझ आ रही है बात? एक्सेप्शन टू द जनरल रूल, तो अगर आप देखेंगे तो वही दो चीजें हैं, इसे लाइन बाय लाइन यहां से पढ़ाने की जरूरत नहीं है मुझे कि वेयर द सब सेल और द डिस्पोजिशन बाय द बायर हैज बीन डन विद द कंसेंट ऑफ द सेलर और वेयर डॉक्यूमेंट और टाइटल बिल्कुल सेम है, तो फर्क पड़ेगा, अदरवाइज फर्क नहीं पड़ेगा। तीसरा जो राइट है अगेंस्ट द गुड्स वो है राइट ऑफ रीसेल। और ये मैं कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूं आपको, बहुत जगह अभी ये बातें आएंगी राइट ऑफ लीन वगैरह की। अगर आप लो मेकर हैं, लो कैसे बनाया जाता है? कभी भी राइट ऑफ लीन अकेला नहीं दिया जा सकता, कभी भी राइट ऑफ लीन अकेला नहीं दिया जा सकता। राइट ऑफ लीन अगर होगा तो वो राइट सपोर्टेड बाय रीसेल भी होगा। लॉजिक समझिए इसका, बच्चे लॉजिक नहीं समझते हैं, हर जगह अलग अलग याद करते हैं। जब केस स्टडी थोड़ा सा ट्विस्ट करके आती है तो वो माइंड लगा ही नहीं पाते अपना। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैंने गलती करी है और लो मेकर आपको अधिकार दें कि आप गुड्स को रोक लो, खाली इतना अधिकार दें, इसके अलावा कुछ नहीं कर पाओगे आप, तो ये अधिकार नहीं है, वो लायबिलिटी आ गई। आपके साथ 50 बायर ऐसा कर रहे हैं, 50 के 50 का कुछ रोक लिया, अब उन्हें स्टोर करना, उन्हें हैंडल करना, पैसा कहां आ रहा है आपके पास? वो तो एक सरदर्दी और बढ़ गई कि आप उन्हें रोक रखो। तो इसलिए राइट ऑफ लीन अकेला नहीं होता, सपोर्टेड बाय राइट ऑफ रीसेल होता है, यानी कि उस गुड्स को आप बेच भी सकते हैं। रोकोगे कब तक बताइए? वो तो एक सरदर्दी, हेडेक क्रिएट हो गई या नहीं हो गई? तो राइट ऑफ लीन कभी भी अकेला नहीं होता, कहीं पर भी होगा ऑटोमेटिकली। आप समझ लीजिएगा किसी भी परिस्थिति में अगर राइट ऑफ लीन दिया जाएगा तो राइट ऑफ रीसेल जरूर होगा। क्लियर? राइट ऑफ रीसेल कब इस्तेमाल कर सकते हो आप? देखिए, अगर गुड्स पेरिसेबल नेचर का है, गुड्स खराब होने वाला है, तो राइट ऑफ रीसेल इस्तेमाल करोगे। इसमें बायर को नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज क्या होता है कि अगर अनपेड सेलर का प्राइस नहीं दिया गया है और गुड्स पेरिसेबल नेचर का नहीं है, तो बेचने से पहले एक रीजनेबल नोटिस देना पड़ेगा कि देखिए इतने दिनों के अंदर पैसा दे दीजिए, अदरवाइज मैं गुड्स को बेचने जा रहा हूं। लेकिन पेरिसेबल नेचर का है, बेचने की जरूरत ही नहीं, मतलब नोटिस देने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड केस, जब पहली बार सेल हुआ था तो सेलर ने एक्सप्रेसली ये राइट रिजर्व कर रखा था कि मैं इस गुड्स को सेल कर दूंगा अगर बायर कमिट्स अ डिफॉल्ट इन मेकिंग द पेमेंट। तो जब पहले बता रखा था तो ये भी एक नोटिस के बराबर ही बात हो गई। ना तो गुड्स पेरिसेबल नेचर का है और ना ही पहले बता रखा है। जनरली कहां होता है ऐसा? आप सेलर कहां बता के चलेगा ये? तो तीसरे केस में बेचने से पहले नोटिस देना जरूरी होता है। वेयर द अनपेड सेलर who has exercised the right of lien or stoppage in transit gives a notice to the buyer
about his intention to resell and buyer does not pay or tender within a reasonable time. तो तीन केसेस हो गए. गुड्स पेरिशेबल नेचर का है. सेलर रिजर्व ए राइट टू रीसेल एट द टाइम ऑफ सेल, और when seller gives a notice of an intention if the buyer had not paid the price within the reasonable time, so we can sell. तो ये तीन कंडीशन हो गई रीसेल करने की. अब अगर गुड्स रीसेल हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिएगा. सेलर ने जब कॉन्ट्रैक्ट को सेल किया था तो गुड्स 10,000 रुपए का एलईडी 10,000 रुपए का सेल किया था. Buyer is not willing to pay the price. Now seller gives a notice to the buyer. If you did not pay the price within 15 days, I can resell. एक तो ये चीज हो गई आफ्टर गिविंग नोटिस, और एक ये हो गई कि सेलर इज नॉट गिविंग द नोटिस बट सेलर डायरेक्टली रीसेल द दैट एलसीडी. जहां पर सेलर विदाउट गिविंग नोटिस देगा तो इसका मतलब सेलर की भी गलती है, और अगर आफ्टर गिविंग द नोटिस करेगा तो सेलर की कतई कोई गलती नहीं है, सब गलती बायर की है. देखिए, जब आप रीसेल करोगे तो जरूरी है कि वो 10 का 10 में बिके. वो 11 में भी बिक सकता है, वो 9 में भी बिक सकता है. अगर 9 में भी सेल हुआ तो घाटा है सेलर को, 11 में बिका तो ये प्रॉफिट है सेलर को. अब समझिएगा लॉजिकली, मतलब लॉजिकली का कॉन्सेप्चुअली, लॉजिक के हिसाब से तो आपको आंसर अजीब से लगेगा. कॉन्सेप्चुअली ये गुड्स है किसका? बायर का. ओनरशिप तो ट्रांसफर हो चुकी है ना, तभी तो राइट ऑफ लीन और राइट ऑफ स्टॉपेज की बात कर रहे हो आप. अदरवाइज ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही होती तो फिर तो आप ही का गुड्स था. समझ आ रही था? इसका मतलब है जो 10,000 रुपए की चीज थी पहले, आपने 11 की बेची, तो किसकी बेची? वो बायर की. तो लोहे कहता है कि क्या जो प्रॉफिट हुआ रीसेल पर वो बायर को वापस करना पड़ेगा या सेलर अपने पास रख सकता है? अगर आफ्टर गिविंग नोटिस रीसेल हुआ था तो जो प्रॉफिट था वो सेलर अपने पास रख सकता है, लेकिन विदाउट गिविंग नोटिस था तो सेलर को वो 1,000 रुपए बायर को देने पड़ेंगे. अगर वो 10,000 की चीज 9,000 रुपए की सेल हुई तो ये नुकसान होगी, डेफिशिएंसी बोलते थे. तो क्या वो सेलर बायर से रिकवर कर सकता है? अगर आफ्टर गिविंग नोटिस सेल हुआ था तो 1,000 रुपए अभी भी बायर से रिकवर हो सकते हैं, और विदाउट गिविंग नोटिस था तो 1,000 रुपए बायर से रिकवर नहीं हो सकता. दिस इज द होल कॉन्सेप्ट. क्लियर होगी बात? ये कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा. नीचे क्वेश्चन आंसर के रूप में छोटे छोटे क्वेश्चन बना रखे हैं, पेपर में डायरेक्ट ऐसे नहीं आते, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए. राइट ऑफ बायर. देखिए, बायर के पास राइट क्या क्या हो सकते हैं, कुछ सोचिए. सेलर क्या क्या गलती कर सकता है? छोड़िए किताब को, आप बायर की राइट की बात कर रहे हैं तो सेलर की लायबिलिटी की बात कर रहे हैं. तो सेलर क्या क्या गलती कर सकता है जो बायर का राइट बनेगा? डिलीवरी देने में मना कर रहा है तो राइट टू डिमांड द डिलीवरी आ जाएगा. हो सकता है जो इंप्लाइड कंडीशंस हैं या एक्सप्रेस कंडीशन है या वारंटी है वो ब्रीच हो जाए, और सेलर उन कंडीशंस को या वारंटी को पूरा करने में आनाकानी कर रहा हो, तो बायर कैन स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी. इंप्लाइड ना लिख के आप क्या लिखोगे? ब्रीच ऑफ कंडीशन, ब्रीच ऑफ वारंटी, क्योंकि कंडीशन इंप्लाइड भी हो सकती है, एक्सप्रेस भी हो सकती है. क्लियर क्लियर? हो सकता है कि एडवांस मनी दे रखी हो बायर ने, अब सेलर डिलीवरी दे 2 साल बाद, तो इंटरेस्ट भी डिमांड करेगा बायर, या उसकी वजह से कोई नुकसान हो गया वो भी करेगा. अरे एक होता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, ये आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कई जगह पढ़ेंगे. अब यहां पढ़ लिया, मैं समझा रहा हूं, तो वहां के लिए पुरानी बात हो जाएगी. स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या होता है कि मैनी टाइम्स सेलर राजी है कि मैं तुम्हें डैमेज भी दे दूंगा, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ था वो नहीं दूंगा.
समझ आ रही बात? सपोज की एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, गुड्स करना छोड़ के ऐसे लेते हैं। मैं 2 महीने पढ़ाने के बाद मैं कहता हूं कि जी मैं बैच आगे नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा, तो बहुत सारे स्टूडेंट तो कोमा में चले जाएंगे, खासतौर से वो जिनकी तैयारी का लेवल बड़ा अच्छा है। और अब कहां भटकेंगे वो? अगले 1 महीने बाद पेपर है, उनके तो 4 महीने बर्बाद हो रहे हैं। उन पर फर्क पड़ेगा? उन पर फर्क नहीं पड़ेगा जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है। वो तो बल्कि एक उम्मीद में रहेंगे कि सर गलती कर रहे हैं तो डैमेज भी मिलेगा, और हमें तो तब भी पास नहीं होना था। गेटिंग दिस पॉइंट? तो अब मैं डैमेज देने को भी तैयार हूं, मैं बड़ा लॉफुल बंदा हूं, कानून का सम्मान करने वाला हूं, गलती हो रही है मेरे से, मैं कह रहा हूं कि नहीं देखिए मैं डैमेज देने को तैयार हूं। लेकिन जो बच्चा पास होने वाला है, क्या उसके साथ सही न्याय होगा ये कि डैमेज देके मैं बच जाऊं? तो कोर्ट में आप क्या कहोगे, वो स्थितियां मैं बता रहा हूं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किसे कहते हैं। कोर्ट में आप ये कहेंगे कि आदेश दिया जाए सेफ क्लासेस को कि वो हमारा कोर्स ही पूरा कराए, हमें डैमेज नहीं चाहिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का मतलब होता है जो कहा गया था वो पूरा करवाने के लिए कानून का डंडे का सहारा लिया जाए। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो बायर ये भी तो दबाव डाल सकता है ना, समझ आ रही बात? और ये नहीं कि यहां पर लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, जर्नल बातें हैं ये। देखिएगा, राइट ऑफ द बायर, sue for damage for non delivery, sue for specific performance, sue for breach of warranty। और आप कंडीशन भी लिख लीजिए इसमें, चाहे इसी के साथ लिख लीजिए चाहे अलग लिख लीजिएगा, एक पॉइंट नया बन जाएगा, sue for breach of condition, sue the seller for interest from date on which the payment was made। सब लॉजिकल नहीं है ये बातें, क्यों याद करना? आप केवल कंसीडर कीजिए कि बायर के साथ क्या क्या गलतियां सेलर कर सकता है। आप केवल ये इमेजिन कीजिए एज ए बायर अपने आप को लेके कि मेरे साथ क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुई है, तो आप उन चीजों के लिए मुकदमा कर सकते हैं अगर वो जेन्युइन है तो ये सब जेन्युइन है। इज क्लियर? नाउ द लास्ट टॉपिक इज ऑक्शन सेल। ऑक्शन सेल भी फॉल करती है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, बट सम फीचर्स आर डिफरेंट फ्रॉम ए नॉर्मल सेल। कुछ फीचर, कुछ नियम अलग है। ऑक्शन सेल क्या होती है? नीलाम, आपने सुना होगा। नीलामी में क्या होता है कि कुछ रेयर चीजें हैं जिनके काफी चाहने वाले हैं बायर, वो चाहते हैं कि हमें मिल जाए, तो ऐसी चीजों को नीलाम के द्वारा बेचा जाता है, उसमें आपको दाम अच्छे मिल जाते हैं। जितनी भी एंटीक यूनिक चीजें होंगी, धरोहर होंगी, रेयर एक पीस है डायमंड का, वो नीलामी के द्वारा बेचा जाएगा। चाहने वाले उसके दूर दराज से आएंगे। एक ऑक्शनियर होगा, ऑक्शनियर खुद ओनर भी हो सकता है और वो एक एजेंट को भी अपॉइंट कर सकता है। खुद मैं ओनर हूं चीज का, अब मैं ही सारी की सारी कार्यवाही को संचालन भी कर रहा हूं, तो मैं खुद ऑक्शनियर भी हो गया और खुद ओनर भी हो गया। या मैं अलग से कुर्सी बैठा हुआ हूं, अब मैंने अपना एक एजेंट छोड़ा हुआ है और वो लोगों में जोश बढ़ रहा है जिससे दाम ऊपर आए। वो एक माहौल क्रिएट कर रहा है, साहब ये बहुत ही एंटीक पीस है, ये मुगलों के जमाने का ये पीस है, बहुत से लोग आए बहुत से लोग गए, इसकी चमक बरकरार है और ये आज अवेलेबल है। आप देखेंगे कि किस लकी आदमी इस हीरे को ले जाएगा। एक माहौल क्रिएट हो रहा है, लोगों को लग रहा है कि यार बस मुझे ही मिल जाए। इसकी शुरुआत हम करते हैं प्राइस से 50 करोड़। बोली लगाइए साहब 50 करोड़, फिर किसी ने कहा 55 करोड़,
कहीं से हमारे 60 करोड़, साहब बहुत कम कीमत पर ही जा रहा है, 60 करोड़ एक, 60 करोड़ दो, वो वेट करेगा जिससे कोई सोच समझ के और कोई बोली लगाए। किसी ने कहा 80 करोड़। तो दिस इज द होल प्रोसेस। नीलामी के लिए क्या होता है, सबसे पहले एक एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, जो भाग लेने वाले आते हैं उन्हें बिडर कहते हैं। वो लोग दूर दराज जगह से आते हैं। मेनी टाइम नीलामी की जो प्रक्रिया है वो कैंसिल भी हो जाती है। तो जो अपना पैसा लगा के, टाइम लगा के लोग आए हैं, बड़े गुस्से में भी हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग हैं, मुकदमा भी करेंगे। तो क्या कोई केस बनता है नीलामकर्ता के ऊपर? तो कई बार कोर्ट डिसाइड कर चुकी है, एडवर्टाइजमेंट टू सेल ऑफ ए गुड्स इन एन ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर। ऑफर नहीं है। तो नीलाम में भाग लेने के लिए जो लोग आए हैं उनका आना एक्सेप्टेंस नहीं है। केस तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई चीज एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को जन्म ना दे। अब बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होता है, एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी एक्सेप्टेंस देगी। तो जब ये दो चीजें मिल जाती हैं तो देन इट बिकम्स ए बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। पीछे नहीं हट सकते आप। तो डिसाइड कई बार हो चुका है कि एडवर्टाइजमेंट ऑफ ए ऑक्शन सेल इज नॉट ए ऑफर बट इट इज ए इन्विटेशन टू ऑफर। यह आपको ललचाया जा रहा है कि आप आए और ऑफर करें। तो ऑफर क्या है? जिस समय आप 60 करोड़, 50 करोड़, 70 करोड़ बोली लगाते हैं, बिडर जब बोली लगाते हैं तो इट इज कॉल्ड ऑफर। और जब ऑक्शनियर उसके कंप्लीशन के अनाउंसमेंट करता है, समझिएगा बात को, कंप्लीशन के अनाउंसमेंट 3 मौके दिए जाते हैं बेसिकली। बाय शाउटिंग 1 2 3। 1 2 3 क्या? आपने कहा 80 करोड़, 80 करोड़ है, 80 करोड़ 2, 80 करोड़ 3। जैसे ये 3 मौके खत्म हो गए तब कोई 90 करोड़ भी चाहेगा नहीं होगा, क्योंकि वो कंप्लीट हो गई। या एक तरीका और होता है जो आपको नहीं मालूम होगा, बाय शाउटिंग गोइंग गोइंग गोन। जब 80 करोड़ 1 तो गोइंग है, जा रही है। 80 करोड़ 2 वो भी जा रही है। 80 करोड़ 3 जा चुकी है। तो आप ये भी कह सकते हैं गोइंग गोइंग एंड गॉन। दिस इज द प्रोसेस। तो पहले यहां तक पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। Auction sale means a public sale where intending buyer assembled at one place and offer the price at which they are ready to buy the goods. The offer of the price is known as bid and the person making the bid is known as the bidder. The owner of the goods may himself sell them by auction or appoint a person to sell the good by auction on his behalf. The person so appointed is known as auctioneer. The relationship between the owner of the goods and the auctioneer is that of the principal and the agent. जो ओनर है और ऑक्शनियर है वो मालिक और एजेंट का रिलेशनशिप होता है। In an auction, the goods are sold to the highest bidder. It may be noted that an advertisement to sell the goods by auction is simple, an invitation to the public to make offer and not an offer to sell. That's why intending buyer have no right to sue the auctioneer if auctioneer कैंसिल और पोस्टपोन द सेल बाय ऑक्शन। तो कई बार पूछा जाता है आपसे कि अगर ऑक्शन कैंसिल हो जाती है तो क्या जो बिडर हैं वो मुकदमा कर सकते हैं? आंसर इज नो। रूल्स रिगार्डिंग सेल बाय ऑक्शन। पहला रूल, ए सेल इज कंप्लीट व्हेन द ऑक्शनियर अनाउंस्ड इट्स कंप्लीशन बाय द फॉल ऑफ हैमर, हथौड़ा गिरा के 3 बार, या तो और इन अदर कस्टमरी मैनर, फॉर एग्जाम्पल बाय सेइंग 1 2 3 or by shouting going going and gone. आपने कहा 80 करोड़, मैंने कहा 80 करोड़ 1, 80 करोड़ 2। अब इस दौरान उसे लगा 80 करोड़ वाले ज्यादा कह दिया मैंने, तो वो अपनी बिड को वापस ले सकता है। लेकिन 80 करोड़ 3 अगर कह दिया तो फिर बिड वापस नहीं ली जा सकती, और ना ही ऑक्शनियर अगर कोई 90 करोड़ कह दे उसे बेच सकता। फिर दोनों बंधे हुए हैं। Until the announcement of completion of the sale is made, any bidder may withdraw the
मेनी टाइम्स क्या होता है कि ऑक्शनियर जो है राइट टू बिड रिजर्व करके चलता है। रिजर्व करने का मतलब क्या है कि मैं अपना माल बेच रहा हूं और मैं भी इसमें बिड लगा रखता हूं, मैं ही सेलर हूं, मैं ही बायर हूं, मैं ही सेलर हूं, मैं ही बायर हूं। ये मार्केट में धंधा बहुत चलता है। इसका फायदा क्या होगा, आप कहोगे जब वो बायर ही है तो बेच ही क्यों रहा है, बिड बढ़वाने के लिए। आप फिल्मों में भी कई बार फिल्मांकन इस तरह के दृश्यों का किया जाता है कि कोई कोठी कोई हवेली सेल हो रही है। नीलामी में कई बार कीमत कई गुना मिल जाती है, केवल इज्जत दांव पे लगी हुई रहती है। बड़े बड़े अरबपति खरबपति लोग आते हैं कि मेरे हाथ से कैसे निकल गई चीज। तो खास तौर पर जो पुरानी चीजें होती हैं, आप और हम आम आदमी उनका शौकीन होता ही कहां है। एमएस हुसैन का नाम सुना है आपने, पेंटर। पेंटर पेंटिंग मैक्सिमम कितने की बिकनी चाहिए। आप और हम तो लगाएंगे यार ठीक है, अपने ड्राइंग रूम में सजा लेंगे 150, 200, 500, 5000, करोड़ों करोड़ों रुपए की पेंटिंग, 4-5 करोड़ की पेंटिंग होती है। और वो पेंटिंग ऐसी होगी कि मैं समझ में भी नहीं आएगी वो कि क्या बना रखा है इस बंदे ने, हमें अच्छी भी नहीं लगने की वो। पर वो नाम है, मुझे लगता है कि किसी का नाम हो जाए, आप ब्रूस को लेके वो झाड़ भी दे बस, तो वो पेंटिंग, अरे क्या जवाब। तो नीलामी में जो लोग आते हैं तो वो लोग कई बार इज्जत भी होती है उनकी। तो आप राइट टू बिड क्यों करते हो, कितने का, 80 करोड़। तो लोगों को लगा अच्छा इतनी कीमत है, कोई आदमी तो बिड ही नहीं लगा रहा था इसकी, 50 करोड़ कह के चुप हो गया था, उसके हिसाब से तो 50 करोड़ की थी। लेकिन जब देखा कि अच्छा दूसरे लोग भी पागल हैं तो उसने कहा 85 करोड़। लेकिन हो सकता है 80 करोड़ आदमी जिसने कहा हो वो बाहर का ही बंदा बैठा हुआ हो और वो मोटिवेट कर रहा हो। गेटिंग दिस पॉइंट। तो भीड़ जो है वो बस फॉलो करती है, अपना माइंड उसमें कम होता है। लेकिन ये बात जरूर है, अगर सेलर राइट टू बिड रिजर्व करेगा तो ये बता दे कौन आदमी बैठा हुआ है, ये ना बताए। 50 लोग बैठे हुए हैं, प्रतिभा मेरे ब्याह पर राइट टू बिड लगा सकती है, तो मैंने बस ये बताया कि हमारा भी एक आदमी आप में से बैठा हुआ है, वो प्रतिभा है, वो जरूरी नहीं बताना। ये बताना जरूरी है जिससे थोड़ा सा सावधानी बरते आदमी बिड लगाते हुए कि कहीं ये 50 करोड़ से 80 करोड़ जो हुई है वो उसी के आदमी ने तो नहीं बढ़ाई, तो आदमी दिमाग लगाएगा बस। तो सी पॉइंट, द राइट टू बिड मे बी रिजर्व्ड expressly by or on behalf of the seller, and where such right is expressly so reserved, the seller or any one person on its behalf may bid at the auction. अगर सेल को नोटिफाइड नहीं किया जाएगा किस बात से, राइट टू बिड वाले से, और आपका बंदा बैठा हुआ है, बाद में पता लग गया, तो सेल विल बी डिक्लेयर्ड एज वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बायर। वाइडेबल क्या होता है मैंने पहले भी जिक्र किया था, और अच्छी तरह से जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लेते हैं तब पता लग जाता है कि धोखाधड़ी है मतलब बायर के साथ। और उस केस में क्या होता है, बायर के पास ऑप्शन होता है कि वो कंप्लीट हो गई सेल, लेकिन अभी भी वो ऑप्शन रखता है कि क्या वो उस कंप्लीट में खुश है या वो रद्द करना चाहता है। अगर वाइडेबल नहीं होगी तो कंप्लीट होने के बाद रद्द बायर नहीं कर सकता, जुर्माना देना पड़ जाएगा। लेकिन अगर वो वाइडेबल है, क्यों वाइडेबल है, क्योंकि राइट टू बिड रिजर्व वाला राइट आपने बताया नहीं था, वो बंदा बैठा था आपका, तो वो वाइडेबल माना जाएगा। Where a sale is not notified to the subject to right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller to bid himself. तो ये वैध नहीं है कि सेलर खुद बिड लगाए अगर नोटिफाइड नहीं था, or to employ any person to bid at such sale, या वो किसी बंदे को
रखे, और for the auctioneer knowingly to take any bid from the seller or any such person in any sale contravening this rule may be treated as fraudulent by the buyer. जनरली हम लोग ये कहते हैं कि हाईएस्ट बिडर को सेल करना जरूरी होता है, तो ये भी रूल नहीं है। हाईएस्ट बिडर को सेल करना तब कंपलसरी है, सपोज के 80 करोड़, कोई और बोल ही नहीं रहा, तो मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं 80 करोड़ 1 2 3 बोलूं और 80 करोड़ में बेच दूं। लेकिन हां, एक केस में जरूरी है, अगर सेल में अपसेट प्राइस था, अपसेट प्राइस बोलते हैं रिजर्व प्राइस को या मिनिमम प्राइस को, अगर सेल इज नोटिफाइड बाय दिस अपसेट मिनिमम या रिजर्व प्राइस, देन इट इज कंपल्सरी टू एक्सेप्ट द बिड ऑफ द हाईएस्ट बिडर, अदरवाइज नो। ये क्यों रखा गया रूल? ये 500 करोड़ की कोठी नीलाम हो रही है, अब 2-3 लोग ही आए, जब लोगों ने देखा कि हम 2-3 लोग ही हैं, इशारा किया और अलग से बातचीत की, यार हम आपस में भिड़ेंगे, कोई फायदा नहीं है, फायदा उठाओ, ज्यादा लोग आए नहीं है, बिड 10 रुपए से शुरू करेंगे, 100 रुपए पे खत्म कर देंगे, और फिर जो भी प्रॉफिट होगा हम आपस में बांट लेंगे। तो बेमौत मारा जाएगा सेलर तो, क्योंकि 10 रुपए से शुरू होके बिड 100 रुपए के अलावा कोई बोल ही नहीं रहा। ये रूल है कि हाईएस्ट बिडर को बेचना पड़ेगा, तो हाईएस्ट बिडर को बेचना जरूरी नहीं है, अनलेस अपसेट प्राइस में लगाओ। अपसेट प्राइस का मतलब है कि बिड कहां से स्टार्ट होगी, तो जब सेलर बिड कहां से स्टार्ट होगी वो खुद ही बता के चल रहा है, तो फिर कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि फिर उस केस में उसे लॉस नहीं होगा ना। ए सेल मे बी नोटिफाइड टू बी subject to reserve price or upset price. The term reserve or upset price may be defined as the minimum price below which auctioneer will not sell the goods put up for the auction sale. क्लियर? क्वेश्चन कर लीजिएगा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, बड़े सिंपल से हैं। व्हाट आर द रूल्स which regulate the sale by auction under the sales of goods act? डायरेक्ट अभी जो हमने पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 2, मिस्टर डी sold some goods to E for 5 lakh on 15 days credit. Mr. D delivered the goods on due date. Mr. E refused to pay the price. State the position and right of Mr. D as per the sales of goods act. अब बच्चे क्या करेंगे इसमें? बस रटावा होता ना, राइट्स अगेंस्ट द गुड्स, राइट्स अगेंस्ट द बायर पर्सनली। राइट्स अगेंस्ट द गुड्स तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, गुड डिलीवर हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ डी के पास राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली भी बचा हुआ है। व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर इन कंटेक्ट टू रीसेल द गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? तो रीसेल वाले राइट बताने अनपेड सेलर के। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एन अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स अंडर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? ये डायरेक्टली राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ स्टॉपेज, ये वाले बताने हैं। डिफरेंस है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। मैं जो जो समझाने वाला है बस वही बता रहा हूं, अदरवाइज तो सेल एग्रीमेंट टू सेल पूरे चैप्टर में हम पढ़ के ही आए हैं। सेल में इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर होती है, एग्रीमेंट टू सेल में एक फ्यूचर डेट पर होगी। ये डेट क्लियर? तो पहला अंतर। दूसरा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटरी जो पढ़ोगे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ोगे, फिर भी यहां जिक्र आया है तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं, थोड़ा सा अगर पूरा ही एक्सप्लेन हो रहा है वो। एग्जीक्यूटेड व्हेन बोथ पार्टी हैव परफॉर्म दियर परफॉर्मेंस। तो सेल के अंदर ये पॉसिबल है कि दोनों ही पार्टियों ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी कर दी हो, तो ये केवल एक इमेजिनेशन है, ये एक एजम्पशन है अंतर पैदा करने के लिए। अदरवाइज जरूरी नहीं है कि सेल में भी सारा का सारी परफॉर्मेंस हो गई हो। क्या क्रेडिट सेल नहीं होती क्या? तो कहां बायर ने अपनी परफॉर्मेंस पूरी करी है? तो बहुत सारी चीजें गलत लिखी हुई है केवल अंतर के लिए, इसलिए मैं बता देता हूं आपको जिससे नॉलेज पैदा हो। आप अंधों की तरह रटे ना, तो ये लिखा हुआ तो गलत है कि सेल हमेशा एग्जीक्यूटेड होगा, हमेशा नहीं होगा। लेकिन अब अंतर करना है मुझे सेल और एग्रीमेंट टू सेल में, तो अंतर करने के लिए ये वाली बात है।
क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल तो हमेशा एग्जीक्यूटरी होगा, ये तो क्लियर है, ये तो क्लियर है ना। एग्रीमेंट टू सेल तो हमेशा एग्जीक्यूटरी होगा। एग्जीक्यूटरी का मतलब है समथिंग हैज टू बी डन व्हेन ऑल पार्टी हैव नॉट परफॉर्म देयर प्रॉमिस। तो एग्रीमेंट टू सेल तो ऑलवेज एग्जीक्यूटरी होगा, इसलिए कह दिया कि सेल हमेशा एग्जीक्यूटेड होगा, जबकि जरूरी नहीं है कि सेल हमेशा एग्जीक्यूटेड हो। सेल भी एग्जीक्यूटरी हो सकता है। बात समझ में आ रही है आपके? रटना नहीं है। कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी अभी पढ़ाऊंगा थोड़ी देर में, ये थोड़ा सा हटके है। ट्रांसफर ऑफ रिस्क, सेल में क्योंकि इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क हो ही जाएगा उसके अंदर। एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएट ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, इट मींस ट्रांसफर ऑफ रिस्क नहीं हो पाएगा। जिस समय एग्रीमेंट टू सेल करेंगे तो ट्रांसफर ऑफ रिस्क फ्रॉम सेलर टू बायर नहीं पॉसिबल है। ये सिंपल है ना ये तो। नेक्स्ट देखिएगा, राइट ऑफ सेलर अगेंस्ट द बायर ब्रीच। सेलर के क्या राइट्स हैं अगर बायर कुछ उल्लंघन करता है सेल के अंदर? ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो सेलर कैन स्यू फॉर प्राइस ऑफ द गुड्स, बस यही तो कर सकता है। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या, अगर बायर उल्लंघन करता है तो सेलर प्राइस के लिए मुकदमा करेगा? गुड्स तो भी ट्रांसफर हुआ ही नहीं है, ओनरशिप तो ट्रांसफर हुई नहीं है। हाँ, नॉन परफॉर्मेंस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकदमा कर सकता है, डैमेज के लिए। बात समझ में आ रही है? क्योंकि जब आप लॉफुल मैनर की बात करेंगे तो आपको अपने अधिकार स्पष्ट रूप से पता होने चाहिए। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है, सेलर कह रहा है जी नहीं एग्रीमेंट तो हो गया था, मैं तो प्राइस दो मुझे, तो मैं आपको घुस देता हूं। प्राइस किस बात का मांग रहे हो भाई, जब एग्रीमेंट टू सेल ही तो था अभी। हाँ, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल की वजह से हो सकता है सेलर को कुछ प्रबंध करने पड़े हो, अरेंजमेंट करने पड़े हो, ऐसा पॉसिबल है, तो वो डैमेज तो मांग सकता है लेकिन डायरेक्टली प्राइस नहीं डिमांड कर सकता। वो केस स्टडी के रूप में आ सकता है क्वेश्चन। अभी जैसे पीछे नहीं पढ़ा था हमने कि अगर डी डिलीवरी दे चुका है तो क्या राइट है, तो ये पता होना चाहिए आपको। इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर हैविंग पोजेशन ऑफ द गुड, हमने जब ट्रांसफर ऑफ रिस्क का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें नीड पड़ी थी, वहां पे भी इंसॉल्वेंसी की बात करी थी। तो रटना नहीं है ये अगर जो बच्चा रटता है समझ में कभी आता ही नहीं उसके, ये वाली बात है। इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर हैविंग पोजेशन ऑफ द गुड, सिचुएशन क्रिएट कीजिए। इंसॉल्वेंट कौन हुआ? सेलर, जिसके पास गुड्स पोजेशन में भी है, तो इसका मतलब बायर का राइट पूछ रहे होंगे। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है तो बायर क्या कह सकता है? हो सकता है बायर ने एडवांस पेमेंट दे रखो, अब गुड्स सेल इंसॉल्वेंट हो गया है तो बायर के पास दो ही तो राइट होते हैं, तो गुड्स लेगा या प्राइस लेगा। तो क्या इसमें बायर प्राइस लेने में इंटरेस्टेड होगा? प्राइस तो पूरा मिलेगा नहीं, तो सेल में वो गुड्स ले सकता है जो चाह रहा है, वो मिल भी जाएगा उसे, प्राइस तो तब भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है और प्राइस एडवांस जा चुका है तो बायर तो अभी भी ये चाहेगा कि मुझे प्राइस ना मिलकर गुड्स मिल जाए, क्योंकि गुड्स तो पूरा मिल जाएगा, प्राइस पूरा मिलना नहीं है। लेकिन क्या बायर की डिमांड मानी जा सकती है एग्रीमेंट टू सेल में? नहीं मानी जा सकती। बायर को प्राइस के लिए मुकदमा करना पड़ेगा, गुड्स के लिए नहीं लड़ सकता क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई है। इससे रिवर्स, इफेक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर बिफोर पेइंग द प्राइस, यहां पर बायर इंसॉल्वेंट हो गया है, पेमेंट हुआ नहीं है, लेकिन सिचुएशन क्या होगी, लड़ाई क्यों हो रही है? गुड्स का पोजेशन बायर के पास होगा। अब सेलर क्या चाह रहा है सेल में कि मेरा गुड्स वापस मिल जाए, प्राइस तो मुझे मिलना नहीं, लेकिन गुड्स मिल नहीं पाएगा क्योंकि ओनरशिप हैज बीन ट्रांसफर्ड। एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो जाएगा, गुड्स वापस वो ले सकता है। क्लियर बात? तो ये समझना पड़ेगा कि कहां पर क्या चीज है, और हेडिंग लिमिटेड है, उससे आगे की चीज क्या रही होगी। जैसे लास्ट में कह दिया बाय इंसॉल्वेंट हो गया बिफोर पेइंग द प्राइस, लेकिन झगड़ा कहां पर होगा? अगर सेलर के कंट्रोल में है गुड्स तो झगड़ा होगा नहीं, वो राइट ऑफ लीन रख के उसे रीसेल कर सकता है और अपना पैसा वसूल कर सकता है। झगड़ा ये हो रहा होगा कि प्राइस भी नहीं दिया और गुड्स भी बायर के पोजीशन में है, तो सेलर फंसा हुआ है। समझ आ रही है बात आपके? अब एक है कन्वेंस ऑफ प्रॉपर्टी। कन्वेंस का मतलब भी क्या होता है? बेसिकली ट्रांसफर। इसमें जस्ट इन रेम
राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी और जस्ट इन पर्सन है, ये एक टेक्निकल वर्ड है, राइट अगेंस्ट द पर्सन। सेल में क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो वहां है जस्ट इन नेम, राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी। राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी क्योंकि आपकी है तो यू कैन स्यू एनी पर्सन। एनी पर्सन का मतलब है कि उस राइट में जो भी व्यक्ति दखलंदाजी देगा तुम अगेंस्ट द होल वर्ल्ड मुकदमा कर सकते हो। यू कैन स्यू अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। लेकिन अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो राइट अगेंस्ट द पर्सन होगा। एग्रीमेंट टू सेल है तो जस्ट इन पर्सन नेम, पर्सन नेम से मतलब पर्सन, तो आपके पास जस्ट का मतलब होता है राइट। समझ में आ रही बात? तो राइट अगेंस्ट द पर्सन होगा, नोट द होल वर्ड होगा। यानी कि यू कैन स्यू ओनली सेलर एग्रीमेंट टू सेल में। आपने अनपेड सेलर के केस पढ़े थे, वहां पर अगर कोई सेलर रीसेल कर देता है और बायर गुड फेथ में खरीद लेता है तो नए वाले बायर को ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, पढ़ा था ना आपने। लेकिन अगर बायर गुड फेथ में नहीं खरीदता है तो जो पुराने वाला बायर है वो नए वाले बायर पे मुकदमा करके सामान वापस ले सकता है, नहीं ले सकता? जल्दी से बताइए, हाँ या ना? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं है। लेकिन ये तब होगा अगर सेल का केस होगा। सेल के केस में जस्ट इन नेम है। जस्ट इन नेम का मतलब है राइट अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एंड अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। तो जो पुराने वाला बायर है, समझिए ये बात को, पुराने वाला बायर है वो नए वाले बायर से रिकवर कर सकता है क्योंकि प्रॉपर्टी उसकी है और पूरे वर्ल्ड के खिलाफ मुकदमा कर सकता है। लेकिन अगर ये केस जस्ट इन पर्सन नेम का है और बायर की गलती है कि उसे जानबूझ के जो बिक चुका था माल उसे पसंद किया और लिया, तब भी पुराने वाला बायर नए वाले बायर के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकता क्योंकि आपके पास जस्ट इन पर्सन नेम है, ना कि जस्ट इन नेम है। जस्ट इन पर्सन नेम का मतलब है एक सिंगल व्यक्ति के खिलाफ ही आप मुकदमा कर सकते हो, और वो होगा आपका सेलर की गलती उसने करी है कि उसने बेच क्यों दिया। क्लियर बात? तो ये टर्मिनोलॉजी भी ध्यान रखिएगा। अब कुछ एक केस स्टडी है, फटाफट समराइज करते हैं सारी केसेस को। जनरल केस स्टडी होंगी। दिसंबर 21 AB sold 500 bags of wheat to CD. Each bag contained 50 kilogram of wheat. AB sent 450 bags by road transport and CD himself took remaining 50 bags. 500 बैग व्हीट के CD को बेचे, हर बैग में 50 किलोग्राम व्हीट था। AB ने 450 बैग जो है रोड से भेजे और बाकी CD ने खुद आगे 50 बैग की डिलीवरी ले ली। बिफोर CD रिसीव डिलीवरी ऑफ 450 बैग सेंड बाय रोड ट्रांसपोर्ट ही बिकम बैंकरप्ट। अभी 450 बैग जो है पहुंचे भी नहीं थे, इस दौरान जो CD है यानी कि बायर है वो बैंकरप्ट हो गया। AB बीइंग स्टिल अनपेड, अभी तक AB को पैसा नहीं मिला, स्टॉप द बैग्स इन ट्रांजिट। द ऑफिशियल रिसीवर ऑन CD इंसॉल्वेंसी क्लेम द बैग। जो CD का ऑफिशियल रिसीवर था वो कह रहा बैग हमें दो। डिसाइड द केस विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो यहां पर यही बताना है कि क्या AB के पास राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट है या नहीं है। बिल्कुल है। देखो बायर इंसॉल्वेंट हो रहा है, गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट है। समझ आ रही है आपके? अब वहां पे हमने ये भी पढ़ा था कि जो पार्ट डिलीवर हो चुका है उसके अलावा बाकी पार्ट की डिलीवरी रोकी जा सकती है। ये रेट क्लियर? तो लास्ट आंसर देख लीजिएगा। जो ऑफिशियल रिसीवर है CD इंसॉल्वेंसी कैन नॉट क्लेम द बैग। यानी कि बायर का जो ऑफिशियल रिसीवर है जो मांग रहा है, इसका मतलब वो चाह रहा है कि सेलर का राइट ऑफ स्टॉपेज नहीं है, तो दिस क्लेम इज नॉट वैलिड। कैन एन अनपेड सेलर हु हैज पोजेशन ऑफ गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन? क्या अनपेड सेलर जिसके गुड्स पोजेशन में राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज कर सकता है? इफ यस, मेंशन सच सर्कमस्टांसेस। व्हेन डज ही लूज हिज राइट ऑफ लीन एज पर द प्रोविजन? सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है, कब राइट ऑफ लीन है कब नहीं है। नेक्स्ट जून 23 ये भी डायरेक्ट है। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द राइट ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी हम पढ़ के नहीं आएगा,
नॉन डिलीवरी है, स्यू फॉर इंटरेस्ट है, स्यू फॉर ब्रीच ऑफ कंडीशन है, स्यू फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी है, स्यू फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। और ये यहीं तक सीमित नहीं रहते। अगर आपको इसके अलावा भी लगे कि सर ये गलती सेलर कर सकता है, आप में से पूछिए, मैं बता दूंगा कि वो राइट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 4, ये ऑक्शन सेल का है, जून 23। An auction sale of a certain goods was held on 7th March 23 by the Hall of Famer in favor of the highest bidder. X, the payment of auction price was made on 8th March 23, followed by the delivery of goods on 10th March. Based upon the provision of the Sales of Goods Act, decide whether auction sale is complete. देखिए, चाहे ऑक्शन सेल हो चाहे नॉर्मल सेल हो, ऑक्शन सेल कब कंप्लीट होती है? हॉल ऑफ फेमर से, ये बाई शाउटिंग 1 2 3। डिलीवरी कब दी जाएगी, प्राइस कब दिया जाएगा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। तो इन्होंने यही पूछा हुआ है कि ऑक्शन सेल कब कंप्लीट हुई। तो ये कह रहे हैं 7 मार्च को हॉल ऑफ फेमर हायर बिडर के फेवर में चला गया, पेमेंट 8 अगस्त की डिलीवरी 10, तो 7 मार्च को कंप्लीट हो गई भाई। चाहे पेमेंट कभी भी दिया जाए चाहे डिलीवरी कभी भी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो 2 नंबर जब तक छोटा रहो, मतलब सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट को चेक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैन अनपेड सेलर हु हैज परचेस्ड द गुड्स एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन? इफ यस मेंशन। बिल्कुल अभी जो रिपीट हुआ है क्वेश्चन उसी तरह का है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, जून 24 का, PTC hotels in Bombay decided to sell their furniture by auction sale. ये भी ऑक्शन सेल का है। फॉर दिस पर्पज दे अपॉइंटेड RN and Associate, an auctioneer. They invited top 10 renowned architects in Bombay for bidding. ये right to bid was not notified by them. ये right to bid यानी कि जो खुद सेलर लगाता है वो नोटिफाइड नहीं था, यानी कि वो नहीं लगा सकता। Furniture was put up in lots for sale. It was decided therefore every lot of furniture there will be a reserve price. ये पता लगा कि हर लोट के लिए एक रिजर्व प्राइस था, यानी कि मिनिमम प्राइस था। On 25th of February 24, auction sale was started at 10 AM in lawn of PTC Hotels, Bombay. For a special lot of furniture, 3 parties came for bidding. Neil, Raj and Dev on behalf of their respective company. Bidding was as follows. राज ने, नील ने लगाई 5.7 लाख, इसके अलावा राज ने लगाई 4.85 लाख और देव ने लगाई 6.110 लाख। रिजर्व प्राइस था क्या? तो था, है ना। द सेल वाज कंप्लीटेड इन फेवर ऑफ नील, 5.7 लाख की बात कर रहे हैं, बाई फॉल ऑफ हैमर। मिस्टर देव बिड वाज रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड दैट राइट टू बिड वाज रिजर्व्ड एंड कंपनी ऑफ देव वाज नॉट इनवाइटेड टू बिड। For another bid of Italian furniture was made by 2 parties as follows. Dheer Pandela Madhu on behalf of RN Associate 15.2 lakh. Sale was completed in favor of Dheer insisted of Mr. Madhu, यानी कि मधु की जगह धीर को दे दी गई। Mr. Dev and Madhu argued that auction sale was not lawful. Give your opinion with reference to the provision of the Sales of Goods Act, whether auction sale will be considered lawful or not. क्या आपका आंसर होगा बताइएगा? हाईएस्ट बिडर को देनी है या नहीं है? कौन से वाले में? देव को, क्योंकि राइट टू बिड बताया नहीं गया और रखा गया और बताया नहीं, राइट टू बिड है ही नहीं ना, मिनिमम प्राइस है। ये राइट टू बिड वाज नॉट नोटिफाइड बाय देम। तो अगर रखा ही, मतलब नॉट नोटिफाइड है, तो ये माना जाएगा कि रखा ही नहीं है, और ये लॉफुल नहीं होगा कि फिर सेलर बिड लगाए या कोई और पर्सन बिड लगाए। समझ में आ रही बात? दूसरे वाले केस में यहां पर भी मिनिमम प्राइस था क्या कोई? क्योंकि मिनिमम प्राइस किस में है? ऊपर वाले में। तो जहां मिनिमम प्राइस होता है वहां पे हाईएस्ट बिड को देना
जरूरी है आपको, और जहां मिनिमम प्राइस नहीं है वहां पे लो, मतलब ये जरूरी नहीं है कि आप मैक्सिमम प्राइस वालों को दो, बशर्ते कि बाकी कंडीशन सेटिस्फाइड हो। इट क्लियर? आंसर देखिएगा, आंसर पढ़ ही लेंगे आप, पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 डायरेक्ट ही है ये भी, सितंबर 24 का। एक्सप्लेन द लीगल रूल्स ऑफ ऑक्शन सेल रिलेटिंग टू द फॉलोइंग पॉइंट एट पर द प्रोविजन ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, बिड बाय सेलर विद और विदाउट नोटिफिकेशन। तो विदाउट नोटिफिकेशन होगा तो इट इज नॉट वैलिड। और बिडर टू रिट्रैक्ट फ्रॉम इट बिड, यानी कि बिडर के द्वारा अपनी बिड को वापस लेना, तो ले सकता है जब तक वो फॉल ऑफ हैमर ना हो। और इफेक्ट ऑफ प्रिटेंडिंग बिडिंग, अगर कोई केवल, इसे कहते हैं पफिंग, पफिंग का मतलब है अननेसेसरली प्राइस को बढ़ाना, तो वो भी अनलॉफुल रहती है। नेक्स्ट है, अंसारी ऑफ जयपुर सोल्ड 100 स्मार्ट टीवी सेट एट द रेट 50,000 per set to Babu Ram of Delhi. He delivered the TV set to Chetan, a transport carrier for transmission to Babu Ram. Further sold these 100 TV set of Shyam Lal at the rate 60,000 per set. यानी कि जो बाबू राम था ना, उसने भी फर्दर किसी को बेच रखे हैं। On reaching the goods at the destination, Babu Ram demanded the delivery, but Chetan wrongfully refused to deliver the goods to Babu Ram. तो यहाँ किसकी गलती हो गई? ट्रांसपोर्टर की गलती हो गई। तो ये समझ रहे हो किधर से जा रहा है। अब क्या होगा, जो बायर है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, सेलर चाहेगा राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट, तो ऐसे केस में मिल नहीं पाएगा। दैट इज वाई ही फेल्ड टू डिलीवर टीवी सेट टू श्यामलाल एंड सफर्ड ए ह्यूज लॉस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन डिलीवरी। अंसारी केम टू नो अबाउट दिस, he directed Chetan to stop the delivery to Baburam and re-deliver the goods to him at Jaipur. Right of stoppage चाह रहा है। Answer the following question under the provision of the sales of goods act, whether Ansari has right to stop the goods in transit or whether Baburam can claim loss suffered due to non-delivery from Ansari. तो पहले वाले पार्ट का आंसर, अंसारी के पास राइट ऑफ स्टॉपेज है नहीं है। ये तो दो कारणों से नहीं है। एक तो यहां कहीं ये नहीं लिखा कि बाबूराम बिकम द इंसॉल्वेंट, एक तो ये नहीं लिखा। दूसरा, अगर वो कंडीशन मान भी ली जाए सेटिस्फाइड है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है, तो भी इसलिए नहीं रोक सकता क्योंकि ये केस उन सर्कमस्टांसेस के अंदर फॉल करता है जहां पर सेलर के पास राइट ऑफ स्टॉपेज ऑफ गुड्स इन ट्रांजिट नहीं होता है। और केस क्या है? व्हेन कैरियर रॉन्गफुली रिफ्यूजेड टू डिलीवर द गुड्स टू द बायर। तो यहां साफ साफ लिख दिया गया है कि रॉन्गफुली हुआ था। क्लियर? अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि वेदर बाबूराम कैन क्लेम लॉस, तो बताइएगा अंसारी से ले सकता है नहीं ले सकता? अंसारी कौन है? सेलर है। अगर क्वेश्चन को पूरा पढ़ा जाए तो अंसारी की वैसे तो गलती नहीं है नॉन डिलीवरी देने में, उसकी तो गलती है कि वो रीडिलीवरी जा रहा है। तो अगर लॉस रिकवर होगा तो ट्रांसपोर्टर से किया जा सकता है, अंसारी से नहीं किया जा सकता, जब बशर्ते की ये लिख के आ जाइएगा कि नॉन डिलीवरी में अंसारी का हाथ ना हो। हाँ, अगर अंसारी का हाथ था, अंसारी ने रोका था कैरियर को, तो अंसारी से रिकवर हो जाएगा। अभी वारंटी की तो बात ही नहीं, अभी तो गुड्स आए नहीं उसके बाद। वारंटी या कंडीशन तो वो चीज होती है जहां गुड्स की जो नेचर बताई गई है, जो फीचर बताए गए हैं, वो ना हो। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना, ब्रीच ऑफ नॉन डिलीवरी है। क्लियर है चीज? तो एग्जैक्टली क्लियर नहीं है इसमें, तो उस हिसाब से आपको आंसर लिखना पड़ेगा। और जनवरी 25 का क्वेश्चन है, व्हाट आर द राइट्स ऑफ द बायर व्हेन सेलर कमिट्स अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द सेल्स ऑफ गुड्स। तो बायर के राइट पूछ लिए, कई बार पूछे जा चुके हैं आपसे बायर के राइट। क्लियर? तो दिस इज एंड ऑफ योर चैप्टर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। तो मैंने बहुत अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है, व्याख्या की है, और आप ये पाएंगे कि किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए पेपर में तो अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं होगी। अब वो इसी वजह से नहीं होगी क्योंकि मैंने जो लॉ को
पढ़ाने का तरीका है उस पर मैं कायम हूं। आरलो को पढ़ने का तरीका पूरी लैंग्वेज का ही है, पूरे पैराग्राफ का ही है। ऐसा नहीं है कि फ्लो चार्ट बना के केवल हेडिंग आपको पढ़ा दी गई। ये कोई 12th लेवल नहीं है, कंपटीशन लेवल है, सीए का लेवल है। तो उन वर्ड की जो डेफिनेशन है, उन वर्ड के जो कीवर्ड्स हैं, वो पता आपको फुल लैंग्वेज से ही चल सकते हैं। और ये चीज पता कब लगती है? जब आप पेपर देने जाते हैं। आजकल जो एक माहौल क्रिएट हो रहा है, ये तो मैंने अपने यहां तो सब पार्ट कवर कर रखे हैं। हमें ये भी नहीं मालूम होता कि मार्केट में कौन कौन सी बुक्स हैं, इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल क्या है। वो भी इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में भी केस स्टडी तो होती नहीं है ज्यादा। तो जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो टू द मार्क है, सफिशिएंट है, जो लेवल पेपर का आ रहा है या नहीं आ रहा है, सीधे आपको पेपर में पता लगता है। मैं ये नहीं कहता कि बच्चे पास नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे पहले 50% पास होते थे, अब 15% हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है। हर यूट्यूबर एक टीचर बना हुआ है और अपनी कन्वेंसिंग पावर से, अपनी इन्फ्लुएंसिंग पावर से, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं? नॉलेज है या नहीं है, आप में कम्युनिकेशन स्किल है, तो आप यूथ को प्रभावित कर रहे हैं। यूथ अपना मतलब फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इसी मैसेज के साथ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम एक नया एक्ट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।